ये एक फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर से ये फ्लोर तक के अगर हमें जाना है, ठीक है, तो हम लिफ्ट लेंगे। अब लिफ्ट ये फ्लोर से ये फ्लोर पहुंचेगी तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगी? 15-20 सेकेंड्स। सो नाउ इस टाइम स्पैन में अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो या कोई अच्छे रिजॉर्ट में चल जाते हो, कहीं भी चल जाते हो जहाँ पे लोग अच्छे आ रहे हो, तो यू हैपन टू मीट शाहरुख खान बाय एनी चांस। तो अगर आपकी कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल है और अगर आपको शाहरुख खान के साथ में ये फ्लोर से ये फ्लोर पे जाने तक का मौका मिल गया, विच इज़ 20 to 30 सेकेंड्स, तो आप इस पीरियड ऑफ टाइम में खुद को कैसे शाहरुख खान के सामने प्रेजेंट करोगे? दैट इज कॉल्ड एज एलिवेटर पिच। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जस्ट फर्स्ट 30 सेकेंड्स। सो अगर एक एज ग्रुप है 20 to 30 ईयर एंड एक अबो 30 ईयर, तो एज ग्रुप है, सो इन दोनों में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है कॉर्पोरेट को लेके? Time management is one such thing that will only come when you start analyzing कि आपका टाइम कहाँ unnecessarily जा रहा है. You are going to build or you are going to scale your business to 10x times or you are going to have a $1 billion company, तो आपको invites आएंगे. You will be obliged to go on a stage and then talk in front of thousands of people. पर तब क्या करोगे? If you are not a good storyteller, it is very well said. The world's biggest fear is not death. It's public speaking. गाइस, एक जबरदस्त पॉडकास्ट शूट किया है नेहा टावरी के साथ, जो कि एक खुद ही पॉडकास्टर है, पॉडकास्ट लेती है, प्लस आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, इस पॉडकास्ट को सुनो। आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करनी है, इस पॉडकास्ट को सुनो। आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, इस पॉडकास्ट को सुनो। आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, इस पॉडकास्ट को सुनो। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए इस पॉडकास्ट में। एंड जब दो पॉडकास्टर मिलते हैं ना, सो वाइब कुछ अलग ही होती है, तो वही इस पॉडकास्ट का चार्म है। एंड डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करो। एंड विदाउट फर्दर अडू, प्लीज वेलकम स्नेहा टावरी इज ऑन द शो। सो वेलकम टू द शो स्नेहा, कैसे हो आप? Thank you so much. I'm very happy. I'm very nice. I'm also feeling a little bit energetic because the efforts the team has put in, ये पूरा setup करने के लिए is amazing. Finally, we are making it happen. कैसे आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत is also nice, वो तो चलते रहता है, मतलब it's okay. ठीक है, एनर्जेटिक हो, मजा आ रहा है? बिल्कुल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे ना जानना है, बहुत सारी बातें करनी है बेसिकली आपसे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना है। ओके, बट आई वांट टू नो कि आपका बचपन कैसा था, बचपन में आप कैसे थे? सो क्या ड्रीम था आपका बचपन में? सी, तुमने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं स्टार्टिंग से जवाब देती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन नागपुर, बट मेरी आधी फैमिली यवतमाल में रहती है और आधी नागपुर में रहती थी। तो हम लोग यवतमाल शिफ्ट हो गए और यवतमाल में मेरे पापा यूज टू स्टे विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब मैंने जो अपना बचपन बिताया है वो मैंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स के साथ बिताया है। तो और मम्मा पापा क्योंकि दोनों वर्किंग थे, तो मेरा पूरा समय सिर्फ मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाता था और हम उनको बाई बाबूजी के नाम से बुलाते थे। सो इट यूज टू बी फन। मुझे सुबह रेडी करना स्कूल के लिए, फिर स्कूल से आने के बाद में खाना खिलाना, फिर शाम में हम लोग साथ में कार्ड्स खेलते थे। दैट वाज ओनली टाइम व्हेन आई यूज्ड टू प्ले कार्ड्स। उसके बाद से तो अभी तक आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई प्लेड कार्ड्स। एंड बहुत मज़ा करते थे इनफैक्ट हम लोग। और मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरे पहले पेरेंट्स थे, क्योंकि मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड उनके साथ बिताया। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब पापा ने मुझे बोला दैट इट्स हाई टाइम दैट वी शुड शिफ्ट टू नागपुर। रीज़न बीइंग कि मेरे बाबूजी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ते जा रही थी और मेरा भी फर्दर एजुकेशन था। तो पापा ने सोचा उनको भी अपना बिजनेस स्केल अप करना था। तो देन वी थॉट ऑफ कि चलो ठीक है, इट्स हाई टाइम कि अब अगर इतने सारे वैलिड रीजंस है तो लेट्स शिफ्ट टू नागपुर। तो तब बैक इन 2015 6th June वी शिफ्टेड टू नागपुर एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके, बट हाँ, पूरा बचपन आपका यवतमाल में गया? यस, कंप्लीटली। क्या क्या यवतमाल में, क्या चीज़ अच्छी लगती है यवतमाल? यवतमाल की चीज़ यार वहाँ के लोग ना बहुत ग्राउंडेड है। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो इतने ग्राउंडेड है कि अगर आप उनको रात को 3 बजे भी फ़ोन कॉल करके बोलो कि यार मेरे घर पे ये हुआ है, प्लीज़ कम डाउन, तो वो पूछेंगे भी नहीं तुमसे कि क्या हुआ है। पहले वो तुमसे पूरी कथा भी नहीं पूछेंगे। अदरवाइज अगर आप नागपुर में देखो तो पहले पूछेंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई मरा नहीं मरा। यहाँ पर पहले हिस्ट्री मांगी जाती है। यवतमाल में एक फ़ोन कॉल करो तो वो सबकी सब आपके घर पे आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट मेक्स यवतमाल वेरी डिफरेंट फॉर मी।
नागपुर और यवतमाल में क्या डिफरेंस है? आई थिंक द माइंडसेट्स ऑफ पीपल, यवतमाल की सोच बहुत नैरो है आज भी. पीपल आर स्टिल हैविंग अ वेरी रिजर्वेटिव माइंडसेट्स. उनको ऐसे लगता है कि यार क्या ही करना है लाइफ में, एक दुकान डाल दी, इतने महीने का इतना आ जाना चाहिए इनकम, अपना सर्वाइवल हो जाता है, दैट इज इट फॉर देम. पर नागपुर में इफ़ यू सी तो आपको प्रोग्रेशन दिखता है. लोगों को लगता है कि हाँ नागपुर एक डेवलप्ड सिटी है तो हमें भी एज ए इंसान डेवलप्ड होना बड़े चाहिए. स्किल पे आपको जाना है. यस एग्जैक्टली. तो आई थिंक आई लव नागपुर इन दैट वे. सो पढ़ाई में कैसे थे बचपन में? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहले इनिशियली तो आई वॉज अ वेरी 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 स्मार्ट किड. आई ऑलवेज यूज टू स्कोर 93%, 94%, वेरी वेरी ब्रेनी एज अ स्टूडेंट. इवेंचुअली धीरे धीरे क्लास 7th 8th तक के आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन पर मेरा पढ़ाई में से मन हट गया. मन ही हट गया. मतलब आई यूज टू हार्डली स्कोर 75%. क्या करते थे उस समय? दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, बाहर जाना, कैफेज में घूमना. और मेरी जर्नी तो ऐसी रही, मुझे क्लास 4th में ही स्मार्टफोन मिल गया था. या तो आई वॉज दैट किड ऑफ द हाउस. और मेरे पेरेंट्स को हमेशा सब कहते थे कि शरद तूने अपने लड़की को बहुत बिगाड़ दी. क्लास 4th में स्मार्टफोन मिला. उसके बाद क्लास 5th में पापा ने मुझे 30 अनजान लोगों के साथ में ऐसे ही भेज दिया कैंप में. जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के बाहर भी अकेले स्टेप आउट ना करने देते थे, पर तब पापा ने मुझे ऐसे ही अकेले एडवेंचरस कैंप्स वालों के साथ भेज दिया. क्लास 6 में मुझे 2-व्हीलर मिल गई. तब मेरी हाइट भी नहीं पहुंचती थी 2-व्हीलर तक के. क्लास 7 में पापा ने मुझे ड्राइविंग करना सिखा दिया. और क्लास 9th में हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए. दैट माइट बी अ रीजन कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत पहले से है. दैट इज ट्रू. पॉडकास्ट कैसे चल रहे हैं आपके? Oh my God, a podcaster interviewing another podcaster. My podcasts are going nice, really nice. बहुत टफ जर्नी होती है एक पॉडकास्टर की. तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर आल्सो पुटिंग इन दिस. तो दैट इज क्वाइट रिलेटेबल. ओके, सो मुझे ना एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करनी है जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे भी है आजकल, कि लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करे. अगर वो ट्राई भी करना चाहे तो भी उनको लोगों के सामने ही जाना है. सो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करे, कैसे सीखे, क्या इम्पोर्टेंट होते हैं. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली? आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग के बिना नोबडी कैन अचीव ग्रेटर हाइट्स. पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ दोज लाइफ स्किल्स जो आई थिंक हर इंसान के अंदर होनी चाहिए. और अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर तुम्हें अपने ग्रोथ के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. दैट इज अ बिग लाइफ लेसन दैट आई हैव गॉट इन माय रीसेंट 20s. सो व्हाट हैपेंड वाज 2019 में माय फादर forced me to join this organization which is called as JCI, Junior Chamber International. अब उस टाइम पे सो अ लॉट ऑफ अस वुड ऑल्सो बी नोइंग कि रोटरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है. हाँ. हम सबको रोटरी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा उस तरीके से हुआ है. एंड वी ऑल्सो नो कि इट्स अ ग्लोबल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. और रोटरी को जाना जाता है उसके सोशल एक्टिविटीज के लिए. अब दैट टाइम आई वॉजंट अवेयर ऑफ वॉट JCI इज एज एन ऑर्गेनाइजेशन. और मेरे लिए तो ऐसा था कि अगर घर पे कोई गेस्ट भी आया तो मैं अपने रूम के बाहर ना निकलूं. आई वॉज दैट काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट. तो मुझे पापा ने अननेसेसरीली उसमें ज्वाइन करवाया. तो बीइंग अ 20 स्टूडेंट और बीइंग अ टीनेजर मुझे तो यही लगता था कि यार पापा इतनी जोर जबरदस्ती क्यों, इतना मतलब आप थोड़ा सा रहम खाओ मेरे ऊपर. आई डू नॉट विश टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बट स्लोली एंड स्टेडीली I was able to understand the importance of a person or a teenager getting socialized. That was the time when I realized that public speaking is so important. और JCI में आपको ना वो बहुत बेसिक से सिखाया जाता है. For example, how to introduce yourself in just first 30 seconds. और मे बी how do you stand, how do you talk, shake hands के भी 10 अलग अलग टाइप होते हैं. वो किसी को नहीं पता होता है. और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है. और वहीं पर हम जैसे ट्रेनर्स का एक बहुत बड़ा रोल आता है. सो वी ऑलवेज थॉट ऑफ दिस थिंग कि यार पब्लिक स्पीकिंग क्यों ही इंपॉर्टेंट है ना. मतलब सबके लिए बिना पब्लिक स्पीकिंग के चल रही है, लोग धंधा बना रहे हैं बिना पब्लिक स्पीकिंग के. बट यू इमेजिन व्हेन you are going to build or you are going to scale your business to 10x times or you are going to have a $1 billion company, तो आपको invites आएंगे. You will be obliged to go on a stage and then talk in front of thousands of people. पर तब क्या करोगे? If you are not a good storyteller, तो तुम लोगों को अपनी बातें कैसे पहुंचा पाओगे? How would you impress people? How would you create your own personal brand? So there's no second way to it. और public speaking as a fear is also true because it is very well said. The world's biggest fear is not death.
it's public speaking. ये that सही is है. that is also there mentioned in the surveys. तो लोगों के लिए सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग है. एंड आई हैव सी सो द स्टूडेंट्स हु थिंक कि ठीक है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं, वो लोग कोर्स कर भी लेते हैं. यूडेमी एंड कोर्सेरा लाइक प्लेटफॉर्म्स पे यू गेट 500 में कोर्सेज, सो इट्स वेरी चीप फॉर अ नॉर्मल पर्सन. पर वेयर दे एक्चुअली फेल is they do not keep on practicing the skill. Even if they don't try physically, right? Yeah. Appearance के बिना नहीं हो सकता. नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है. So it is always suggested by trainers like us that you start by talking in front of a group of 5 people, then you scale up to group of 10 people, then slowly and steadily आप कैमरे के सामने बोलना शुरू करो. फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग्स लो, वहाँ सेमिनार्स लो, आप ऑनलाइन फ्री वेबिनार्स ले सकते हो. अभी तो एवरीथिंग इज सो फ्री फॉर ईच वन ऑफ अस. द टूल्स आर सो फ्री. आप गूगल मीट पे जाओ, एक तुरंत मीट लिंक इंस्टेंटली आप क्रिएट करो और अब उसके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल में उसको फॉरवर्ड कर दो. सो यू नेवर नो. तो एंड आई थिंक आपके इनिशियल ईयर्स में जब भी आप ग्रो कर रहे हो, तो द फर्स्ट बंच ऑफ पीपल whom you surround yourself with are going to decide the ratio of your growth. So in that sense I mean to say कि मैंने जब अपना 2019 में जर्नी शुरू किया था, तो I always used to have hatred वाला feeling for my father because उन्होंने मुझे मेरे comfort level से बाहर निकालने की कोशिश करी. And none of the human being would want कि मैं अपने comfort level से बाहर निकलूँ. But when you move out of your comfort level, that's the point when you start growing yourself more. और इसीलिए I always admire my father because that person जिन्होंने मेरे लिए ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने थोड़ी सी मेरी नफरत भी ले ली होगी, but that is the person जिनके वजह से मैं इतना ग्रो कर पाऊँ. उन्हीं की वजह से हुआ है. Exactly. So I think that is also important if at all you are surrounding yourself with people कि यार ठीक है ना रूपम तू मत कर, क्यों करना है तुझे तो पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत भी नहीं है, कुछ काम नहीं आता है, क्या 2 शब्द तो बोलने अपन बोल लेंगे. बट दैट्स अ रॉन्ग मिथ. I mean, तो ऐसे एनवायरनमेंट से कैसे बाहर निकलना? I think that, see, for me, every single question that you'll ask me, somewhere down the line, mindset is going to come into the answer. मेरे लिए बहुत important हो जाता है to understand कि तुम्हारा दिमाग, एक human brain कैसे काम करता है. So for me, if at all, अगर आप बोलोगे कि negative people से कैसे surrounded ना रहे, तो it has to be your decision making at first place. कि आप वो decision कैसे बना पा रहे हो कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है. See, self-analysis is a most important part of a human's life. But जैसे पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग पे क्या होता है कि हमें पता है कि हम पब्लिक के सामने जाएंगे, वहाँ पे बोलना है, कॉन्फिडेंस आएगा, पहली बार आप फेल होगे, सारी चीजें. बट पब्लिक स्पीकिंग में बोलना इम्पोर्टेंट होता है कि पहले आपका जो थॉट माइंडसेट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. I think दोनों चीज़ important होती है, पर step by step. So the very first thing that matters a lot in public speaking is how do you prepare yourself for the speech that you are going to deliver. And the second is how do you deliver it. So most of the times आपने ये quote सुना भी होगा कि वो मैटर नहीं करता है कि आप क्या कह रहे हो, मैटर वो करता है कि आप क्या नहीं कह रहे हो. तो पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो सिमिलरली इन द सिमिलर लाइन्स कि आप पहले स्पीच डिलीवर करने के पहले आपका प्रिपरेशन कितना धांसू है, which might lead to a stronger delivery of the speech whatever you are preparing for. So public speaking mein the journey starts from the very first thing, that how do you prepare it, and the second how do you deliver it. That's it. Okay, so ठीक है, माइंडसेट की बात तो करी, बट अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल दोज एनवायरनमेंट जो आपने बात करी, उसका माइंडसेट भी बन गया कि मुझे करना है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? Public speaking के लिए I think the very first thing that you need to understand is the need of public speaking in today's date. So for example, if Rupam is a guy who wants to do podcasting for the rest of his life, so for him public speaking is the most important thing. तो अब एक podcaster बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत होती है, पहले अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो it will become difficult for you to reach to that level जहाँ पे people might recognize you as a podcaster. Correct. The second is how do you do it. अब how do you do it में, see there would be certain number of ways, and the best way to kind of inculcate this entire skill of public speaking is कि you start with schools, क्योंकि schools में जो बच्चे होते हैं वो judgmental नहीं होते हैं. Correct. तो अगर आपको आपकी स्किल को
सही तरीके से पॉलिश करना है, तो दैट्स द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गो। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है। आप चले जाओ और स्कूल वालों को क्या है, उनको तो चाहिए ही होते हैं कि 10 लोग आए, तो यू गो देयर, बट उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ गुड CV ऑफ योर्स, करिकुलम वाइटे, सो दैट वो स्कूल वालों को ऐसा ना लगे कि यार हमने किसी को भी उठा के ला लिया है। सो अगेन देयर कम्स एन एसेंशियल पार्ट दैट हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। तो अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं रहेगा तो फिर आपका CV अच्छा नहीं बनेगा, CV अच्छा नहीं बनेगा तो स्कूल्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्कूल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका रेज्यूमे पे अफेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक दैट वुड बी स्टेप नंबर 2। एंड वंस यू थिंक दैट, one most important thing is that you have to keep doing this entire thing for let's say around 1 year or so. I still remember the first time जब मैंने खुद का एक रील बनाया था, oh my god, I took 67 retakes of just a reel which was somewhere down the line 30 seconds के time span पे. तो it takes so much to imbibe that one skill into you, but now if you ask me तो I can probably shoot a video on 1 take. पर उसको वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे पिछले 4 साल लगे। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट विच आई शुड नॉट डिनाई। ये मैटर करता है, करेक्ट है। तो एग्जैक्टली इज द केस विद पब्लिक स्पीकिंग। इट इज नॉट समथिंग कि ठीक है तुम आज गए, तुमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का मिला तो तुम अगले दिन भी वैसे ही रहोगे। नो, बिकॉज द ऑडियंस इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज, and as and when the audience is going to change, you will have to change the kind of delivery that you give to the audience and take active constructive feedback from people. Okay. अपने आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हो, आपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्यों चूज करी बेसिकली? हो अमेजिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनर। ओके, सो नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो क्या होता है जब आप 4th और 5th लैडर पे जाते हो GCI के, 5 लैडर्स होती है, 4th और हर लैडर में आपको कोई ना कोई सेट ऑफ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। 4th लैडर में मुझे 11 असाइनमेंट्स दिए गए थे जो मुझे आने वाले 2 महीने में कंप्लीट करने थे। तो ये हमारा जो हुआ था वो हुआ था गोवा में। गोवा से हम सब वापस आ रहे थे, मुझे आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट का अवार्ड मिला एंड हम लोग वापस आ रहे थे और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है अब ये 11 असाइनमेंट्स पे मुझे काम करना है, नहीं तो मैं 5th लैडर के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगी। तो हम लोग वापस नागपुर आए एंड स्टार्टेड मार्किंग अप अ लॉट ऑन टू असाइनमेंट्स, और वो असाइनमेंट्स ऐसे थे कि हमें ही स्कूल्स कॉलेजेस को अप्रोच करना था और हमारे कुछ सेट ऑफ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स थे जिसके ऊपर ही हमको ट्रेनिंग्स लेनी थी। तो और क्योंकि समय सिर्फ 2 महीने का था, तो नाउ इमेजिन एक स्कूल का या एक कॉलेज का ऑलरेडी अपना खुद का स्केड्यूल बना होता है। अब उस स्केड्यूल के बीच में हम जैसे ऐसी ट्रेनर्स जा रहे हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो दिस वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द ट्रेनर्स। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक दिन मोहता साइंस कॉलेज है यहाँ नागपुर में, मैंने वहाँ से मैं ट्रेनिंग्स लेकर आई। मेरी 2 दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग्स थे, 6 ट्रेनिंग सेशंस थे। आई वॉज डॉग टायर्ड, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मैं रात को आई और मैं बस अपने बेड पर गई। आई रिमेंबर दिस थिंग रूपम, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज मैं जैसी आंख बंद करी थी मुझे ये दिखा था दैट ओके स्नेहा टावरी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल एंड शी इज स्टिल स्पीकिंग। दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट यार दिस इज समथिंग जो मुझे रात को सोने नहीं दे रहा है, एंड इट वॉज समथिंग विच वॉज हैपनिंग फॉर कंसिस्टेंटली फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो मेरे दिमाग में तो उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार वो सच कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो तुम्हें सोने देते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही नहीं देते हैं। तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन दोज डेज, एंड देन आई रियलाइज दैट यार अब इसको करियर में कैसे बनाऊं, मुझे बताओ। उस दिन जो मैं सबके पीछे भीड़ी हूँ, मैंने बोला अब तो मुझे यही बनना है, अब मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई आल्सो रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, दिस 2 individuals are different as in how public speaker is somebody who can just come and entertain you, and corporate trainer is somebody who will come and train you for something. So public speaker is also somebody जो hundreds and thousands and 1 lakh लोगों तक के पहुंचा जा सकता है या जो इतने लोगों के सामने ट्रेनिंग देगा। पर कॉर्पोरेट ट्रेनर वो होता है जो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो कम स्टूडेंट्स को ले पर कम स्टूडेंट्स के लाइफ में इम्पैक्ट लाए। तो तब आई रियलाइज दैट आई डू नॉट विश टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, रादर आई विश टू बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। पब्लिक स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर के बीच का मैंने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए, एंड देन आई गॉट टू नो दैट टू बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर यू अगेन हैव टू डू सर्टेन सेट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस ऑफ कोर्स। तो अगर कोई एथलीट भी है तो एथलीट के लिए भी हम लोग उसको तभी मानेंगे जब उसके पास में ओलंपिक्स या इन सब का सर्टिफिकेशन रहेगा, तभी उसका वैल्यू उतना बना रहेगा। लाइकवाइज इज द केस विद एनी इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इधर आपके कुछ सालों का एक्सपीरियंस मैटर करता है
So even now if you go and talk to people and somebody would come and say कि हाँ रूपम मेरा sales में पिछले 35 years का experience है, तो you'll be like oh my god sales में 35 years of experience, it matters man. तो automatically आपकी credibility उस experience के साथ जुड़ जाती है. Likewise was the case with corporate trainer. तो फिर I started taking a lot of certifications. तो that's how I became a corporate trainer. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे साथ में सबसे बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में. सो व्हाट अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हैज टू डू, ही और शी हैज टू गो एंड ट्रेन द एम्प्लॉयज ऑफ अ कॉर्पोरेट कंपनी. बेसिकली दिस, ठीक है, सिंपल सैचुरेटेड वे में ये है. मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है दैट आई एम अ 22-year-old गर्ल. अब 22-year-old गर्ल अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाके जो पिछले 15-20 सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर मैं उनको कुछ नॉलेज जाके बताऊँ तो द बॉस और द पीपल देयर वुड ओनली थिंक कि यार ये 22 साल की लड़की मुझे क्या बताएगी. दिस वो एटीट्यूड आ जाता है. एग्जैक्टली. एंड देन हियर अ कपल ऑफ अदर trainers who are my mentors have already clearly stated me this, that Sneha, this is going to be difficult for you because male ego is going to come into the picture. And जिन्होंने मुझे ये बोला था वो खुद ही एक मर्द है. तो now you understand the intensity of the problem here. But recently what happened, I was invited by Legal Methodology Department of Government here in Nagpur. Average age group of people working there in that department was 40 years. ठीक है? Seriously? Yes. And then कुछ 12 लोग उस पूरे crowd में से 50 साल के ऊपर के थे. अब I had to deliver to them. You have no idea. As and when I was walking towards the conference room, मेरे हाथ पैर सब काँप रहे थे एंड आई वॉज फीलिंग सो नर्वस क्योंकि दैट वॉज, सी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ 22-year-old गर्ल टू गो एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. It was very difficult. I went there. We had a training on corporate happiness. It went amazing. There was not even a single guy जिन्होंने ऐसा सोचा, मतलब जिनको ऐसा लगा कि यार ये तो 22 साल की लड़की है. There was nobody. That was the time when I realized that यार ये तो मुझे गॉड गिफ्ट है. So अगर एक एज ग्रुप है 20 to 30 ईयर एंड एक अबो 30 ईयर, तो एज ग्रुप है. So इन दोनों में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है कॉर्पोरेट को लेके? For the very interesting question, 20 to 30s के एज में I think the most important thing is how do you leave a lasting impression. Because मैं मानती हूँ कि 20 to 30 वाला जो पीरियड होता है उसमें आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में घुसने के लिए स्ट्रगल करते हैं या जो खुद का ब्रांड डेवलप करने के लिए स्ट्रगल करते हैं. तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप आपका पर्सनल ब्रांड कैसा बनाते हो, आपका रेज्यूमे कैसा बनता है, आपका सीवी कैसा बनता है, और आपका एक्सपीरियंस आप कैसे शोकेस करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है. बिकॉज कंपनीज काफ़ी बार ये देखती है. रिसेंटली I was reading this survey, 63% of the hiring managers still believe that if at all a guy is not having effective communication skills, they're not going to give them a job. Achha. So 63% of the managers thinks like, thinks in this way. So now you imagine कि वो communication skill as a perspective या as a skill कितना important है. So for people coming from this particular age background, these are the skill sets that they have to, oh my god, they have to work on like anything. Team building, adaptation is also something that is important. Now for the people coming from 30 to 40 का जो age group है, these people I believe are not very much tech savvy. तो इन लोगों के लिए important ये हो जाता है कि वो लोग digitally खुद को कैसे equipped रखे ताकि वो जो भी कर रहे हैं वो उसको और अच्छा कैसे कर पाए. And apart from this also, because the times are changing, communication skill is one such skill जो आप कोई भी age bracket में ले लो, that is going to be there. आप कोई भी प्रोफाइल में लो, that has to be there. So there's no replacement of this particular skill. अभी ये भी होता है ना कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली कि टाइम मैनेज करना, आई मीन लाइक जॉब एंड फैमिली, वो टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी एम्प्लॉयज के लिए. सो बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? Time management is one such thing that will only come when you start analyzing कि आपका टाइम कहाँ unnecessarily जा रहा है. But time management is one such thing जिसमें you'll have to analyze कि क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी पे है. बहुत बार ना वो urgent, important, not urgent, not so important वाला जो 4 blocks होते हैं, if you start working on it, तो it might make a big difference.
तो बहुत बार वो भी चीज़ें होती है. आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस डेज एवरीथिंग हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीटास्किंग. तो बहुत लोग नहीं कर पाते पर इट विल ऑल स्टार्ट इफ इट ऑल यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स. जैसे मुझे ऐसा लगता है factor in multitasking? See, multitasking is not about doing 10 things at a time. At a time, No. one thing. At a time, one thing, but then again with respect to the priorities that you have set for the things. So वहाँ पे एक ये भी चीज आ जाती है कि फोकस. हाँ. I mean, अगर हमने टाइम कैलकुलेट करा कि 1 घंटा के लिए मुझे ये काम करना है, पर 15 मिनट बाद हम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, सो वो फोकस भी नहीं रह पाता. सो वो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? आई मीन इट्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपकी जो सेवेरिटी है काम, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करें. Time management always has to be with respect to your interest and with respect to your passions. So for a lot of them, time management में अगर आप प्रायोरिटी की बात करो तो उनके लिए पैसा पहली प्रायोरिटी है. अब पैसा किससे मिल रहा है? जॉब से मिल रहा है, फुल टाइम जॉब से. तो अब तुम्हारी वो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी. तो अब वो जब जो जॉब का जो तुम्हारे 12 घंटे है, तुम उसमें कुछ सेकेंडरी करने का सोचोगे क्या? ऑब्वियसली आप नहीं करोगे बिकॉज आपकी प्रायोरिटी है. पर समटाइम्स देयर वुड बी इंस्टेंसेस जिसमें आपका अगर कोई पैसिव इनकम का सोर्स है और अगर आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स आ रहे हैं तो यू हैव टू मेक आउट टाइम फॉर दैट. तुम्हारे 12 घंटे में भी अब यू हैव टू फील लकी एंड ग्रेटफुल इनफ कि अच्छा है कि आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको फिजिकली, आपका डिमांड वहाँ पे फिजिकली नहीं कर रहा है. तो नाउ इमेजिन इफ यू आर वर्किंग देयर इन बॉम्बे एंड इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर अर्निंग आउट ऑफ नागपुर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पैसिव इनकम ये चाहता है कि जब तक रूपम नहीं आएगा तब तक उसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होगा. तो पैसिव इनकम और वो सब चीज़ें आई थिंक यू विल हैव टू डिस्टिंग्विश अ लॉट. आई बिलीव वाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो हैपन. मुझे तो ये अभी भी मिथ लगता है टाइम मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि पीपल आर नॉट वेरी मच क्लियर विद रिस्पेक्ट टू देयर गोल्स. अब तुम अगर दिन भर वो इंस्टाग्राम की अनंत अंबानी की वेडिंग की रील स्क्रॉल करते चल जाओगे तो फिर तुम्हारा तो टाइम गया ना. फिर तुम हम जैसे लोगों के पास आके बोलोगे मैम मेरा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? तो हम वी कैन नॉट हेल्प बिकॉज यू योरसेल्फ आर गिविंग योर इंस्टाग्राम ओपन एंडेड अपॉर्चुनिटी कि भाई तू ही आ मुझे रील्स दिखा, मैं चुपचाप 10 मिनट 15 मिनट बैठ के स्क्रॉल करते रहता हूँ. टाइम मैनेजमेंट में ना अंकुर वारी बुक बहुत बहुत सही फोकस अलॉट राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो उन्होंने ये बताया था कि एक पोमोडोरो टेक्निक करके होता है कि आप 25 मिनट्स वर्क करो, 5 मिनट का ब्रेक लो. करेक्ट. 25 मिनट्स ऐसे 4 राउंड होने के बाद आधा घंटे का कोई ब्रेक लो. सो दैट वर्क्स. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है, वो हमें यूज करना है, हमें टाइम वेस्ट करना है, हमें पता नहीं, हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं. सो उन्होंने ये बताया कि आप कॉन्शियसली टाइम वेस्ट करो, बट कब? उसके लिए स्पेसिफिक टाइम. राइट. इसलिए आपको जितना यूज करना है उतना यूज करो, बट वंस इट्स डन राइट आप अपने काम पे लग जाओ. करेक्ट. वो टेक्निक यूज करो, तो उससे बहुत सारा आपका टाइम मैनेज बच जाता है. करेक्ट. इज इट करेक्ट? करेक्ट. या इट इज करेक्ट, नो डाउट. I also had this formula of 8 + 8 + 8. So what is that? 8 hours of sleep, 8 hours of your professional life, and 8 hours of your personal life. And पता है when I hang out with my parents, friends, तो वो मुझे 10 और चीज़ें बताते हैं जो मुझे करनी चाहिए. सो नाउ इमेजिन अगर मैं वही जेंसीज के साथ बैठी हूँ तो या तो उनको क्रिटिसाइज करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी. दे वुड बी सो बिजी क्रिटिसाइजिंग मी, स्नेहा तो कितना काम करती है, छोड़ दे यार. ठीक है, इट्स नॉट क्रिटिसाइजिंग इन अ वे, बट ऑफ कोर्स अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करें, मुझे उस चीज़ के बारे में ताने ना मारे, तो आई ओनली हैव आई थिंक 2 to 3 फ्रेंड्स. रोहिणी है, श्रुति है, कशिश है. ये 3 फ्रेंड्स तो आई डोंट नो मुझे ऐसे फ्रेंड्स कभी वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. आई रियली डू नॉट नो. एंड रिसेंटली आई हैव गॉट अ गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स, ऋतुराज, अनमोल देव, पृथव, खुश, ऋषिता. मतलब hats off to these people who are really knowing what kind of work I am doing, how much I invest my time out. और हम लोग भी अगर मिलते तो हम 3-4 महीने में एक बार मिलते, बिकॉज वी नो दैट राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज टू वर्क ऑन आवर गोल्स. एंड वी ऑल्सो हैव डिफरेंट वेज टू गो चिल आउट. स्पेशल मेंशन अब मैं, क्योंकि अब मैं दे ही रही हूँ तो मैं दे ही देती हूँ. सो देयर इज दिस अंकल, अगेन माई फादर्स फ्रेंड्स, ऋषभ शाह. Big shout out to him. Whatever, I mean, Rupam, you won't imagine, one call to him and I get 10 different new things to accommodate in my whatever I'm doing. The next is पापा के जिगरी दोस्त आनंद चाचा. ही इज अगेन फ्रॉम यवतमाल. बाप रे, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा कन्यादान वही करेंगे मेरे शादी में, मेरे पापा भी ना करे. इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्यार करते हैं. द नेक्स्ट इज भावेश तहल रमानी.
He is the executive director of BNI. Big shout out to him again because he is somebody who is still a very, very, very good friend to me. Now imagine somebody who is handling BNI. तो वो इंसान के लिए 22-year-old को as a friend रखना would be again a very, very, very different thing. So he is also very good to me. I think there would be, हाँ जिनके मैं नाम नहीं ले रही हूँ, प्लीज आप बुरा मत मान लेना. But there are tons and tons of people who are there to support me day in and day out. तो I am तो very happy with the kind of surrounding I am. इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, राइट? Too much. एंड वो देख भी रहा है ना आपकी. Maybe. अगर अब मैं कंपैरिजन करने की वैसे कोई बात नहीं है, बट कंपैरिजन अगर करूँ तो बहुत कुछ आप में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख गए हो. एंड दैट्स माइट बी अ रीजन कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर सकते हो, आई मीन करवा सकते हो. आप 40-year-old जो अंकल्स हैं उनको आप बता सकती हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है, एंड वैसे ही आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वैसे आप बनते चले जा रहे. सो आपका माइंडसेट ही वैसे बन गया. अभी आप छोटा नहीं सोच पाओगे. मैं पॉसिबल ही नहीं है, चाह कर भी नहीं सोच पाओगे. अगर टाइम वेस्ट कर भी रहे हो ना, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर आप टाइम वेस्ट कर भी रहे हो तो भी लगेगा कि वो भी ना आपको एक रिग्रेटिंग लगेगा, नहीं यार क्यों कर रही हूँ मैं. You won't believe, Rupam, lately I went with my cousins. It was my life's first exclusive trip with my cousins. कहाँ थी? पेंच. यहाँ बाजू में. फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रिप विद माई कजिन्स. हम पेंच गए. मतलब एक इंसान को ऐसा लगता है कि यार ठीक है अब जा रहे हैं तो हम मेंटली फिजिकली वहां रहेंगे. आई वॉज नॉट देयर क्योंकि मुझे जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे ये लोग. और घर आने के बाद मुझे आज तक के अपने लाइफ में रिग्रेट होता है कि मैं क्यों गई वहाँ. तो अगर तुम मुझे मेरे काम से जबरदस्ती टूर करके लेके जाओगे तो आई विल नॉट बी देयर मेंटली एंड फिजिकली. जैसे मैं भी अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मेरा पैरेलली वो सब चलते रहता है. सो वीक से ज्यादा वीकेंड्स में मैं बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ. एग्जैक्टली मैम, वेरी नाइस. बहुत ज्यादा, आई मीन पूरा दिन हम पॉडकास्ट शूट करते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं, वो प्लान होता है, एग्जैक्टली प्लान रहता है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो ना तो इतना अच्छा लगता है. करेक्ट. जब आप रात में लेट नाइट भी पहुंच रहे हो, सुबह 6 बजे 5 बजे निकले हो, रात को 11-12 बजे 1 बजे आप सो रहे हो ना, तब भी आपको अच्छा लगेगा. Obviously, because you have done something productive in the day. Correct. अगर कोई वीकेंड में मेरा अगर शूट नहीं है ना, सो कहीं ना कहीं वो मिसिंग लगता है. राइट. नहीं होगा. The game of consistency के अंदर ये पार्ट आता है. हर वीकेंड में मैं कुछ अच्छा सीखता हूँ. Obviously. हर अलग अलग इंसान से मिलता हूँ, तो हर अलग अलग इंसान की वाइब्स अलग होती है. जैसे काफी अमेजिंग वाइब है. थैंक यू. खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाती है. Correct. जब मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट करने जाता हूँ ना, सो आपकी वाइब कहीं ना कहीं वहाँ पे रहती है, सो वो हल्के हल्के वो चार्म बनते जाता है. राइट, नो डाउट. सो देयर इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके भी एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर है. लोग आई मीन पर्सनालिटी डेवलप करना तो चाहते हैं, बट उनको नहीं पता कि कैसे करें. यूट्यूब पे वो सर्च भी करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज आते हैं, बट यही नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करें. पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी चाहिए, बेसिक से आप बता दो कि क्या होती है. वी कैन प्रॉब्ली गिव अ रोड मैप. बिल्कुल. ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इट ऑल स्टार्ट्स विथ हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ पीपल, एंड एट द एंड ऑफ एनी मीटिंग दैट यू आर इनटू, every single action of yours also is a major part of personality development, along with how do you leave the lasting impression while leaving from the premises. तो आप जैसे ही एंटर करते हो वो फेज से लेके आप जैसे ही रूम को छोड़ते हो वो फेज तक की इज ऑल द गेम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वट एवर यू हैव. सो टू कीप इट वेरी सिंप्लीफाइड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, so there's this very beautiful concept which is called as the elevator pitch. Have you ever heard about it? नहीं. Elevator pitches, for example, ये एक फ्लोर है. नहीं, ये एक फ्लोर है. ठीक है, ये फ्लोर से ये फ्लोर तक के अगर हमें जाना है, ठीक है, तो हम लिफ्ट लेंगे. अब लिफ्ट ये फ्लोर से ये फ्लोर पहुंचेगी तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगी? 15-20 सेकेंड्स, 15-20-30 सेकेंड्स, समवेयर ऑफ दैट टाइम स्पैन. सो नाउ इस टाइम स्पैन में अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो या कोई अच्छे रिजॉर्ट में चल जाते हो, कहीं भी चल जाते हो जहाँ पे लोग अच्छे आ रहे हो, तो यू हैपन टू मीट शाहरुख खान बाय एनी चांस. तो अगर आपकी कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल है और अगर आपको शाहरुख खान के साथ में ये फ्लोर से ये फ्लोर पे जाने तक का मौका मिल गया, विच इज 20-30 सेकेंड्स, तो आप इस पीरियड ऑफ टाइम में खुद को कैसे शाहरुख खान के सामने प्रेजेंट करोगे,
दैट इज कॉल्ड एज एलिवेटर पिच. सो व्हाट डू यू से वुड बी एन एलिवेटर पिच. पर ये चीज यंगस्टर्स को नहीं पता है. सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट ग्रूमिंग योरसेल्फ. हाउ डू यू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं. वो खैर वो बहुत अलग बात है. पर उसके अलावा आप कैसे खाते हो, आप कैसे बैठते हो, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ स्किल्स में क्या क्या होनी चाहिए, आपका टीम वर्क में एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों के साथ में किस तरीके का कम्युनिकेशन रखते हो. कम्युनिकेशन विजुअल होता है, जो लोग आपको देखकर समझ पाते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके अलावा आपका मेंटल कम्युनिकेशन होता है, जो आप आपके वर्ड्स के थ्रू इंसानों को बता दो, बिकॉज वॉट एवर यू थिंक इज वॉट यू स्पीक. सो दैट इज देयर. एंड द नेक्स्ट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट अगेन गिव अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ डू यू यूज योर हैंड्स, हाउ डू यू यूज योर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स. वो सब चीज़ें होती है. सो आई थिंक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स which teaches you a lot about human psychology, which also teaches you about how do people judge you. Because अगर आप कहीं पे जा रहे हो, so now imagine अगर मैं कहीं ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ और मैं नाइट ड्रेस में ट्रेनिंग लेने चल जाऊँ, how would you feel? You would feel कि इसने आपको ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं. So that is what you think when you go to a marriage. तो अगर आप प्रॉपर मारवाड़ी मैरिज में जाओगे तो you'll always see good dressed well people there. तो वो आपके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करता है. अगर कोई बंदा सूट बूट पहन के अच्छे से गाड़ी में जा रहा है तो यू विल ऑलवेज फील दैट ओके दिस गाय इज डिसिप्लिन्ड इनफ. अब इमेजिन आपने पूरा सूट अच्छा पहना है पर आपके शूज पर ही बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन वही खराब हो जाएगा. सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वन सच थिंग जिसमें यू ओनली गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर पर्सन टू जज योरसेल्फ. और अगर आप उस चीज में गलत हो जाओ तो आपने ही आपकी इमेज पे दाग लगाया है. देयर इज नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट. तो दिस इज व्हाट इज अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ओके. यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि इंस्टेंट आप पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करो. नहीं हो सकती है. नहीं हो सकती. हो ही नहीं सकती है. बट अगर ऐसे कोई की पॉइंट कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आपको इंस्टेंट चार्मिंग बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. बहुत बेसिक चीज़ है रूपम. द नंबर 1 थिंग इज दैट लोग माने या ना माने, कॉन्फिडेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन हैज टू बी देयर. उसमें देयर इज नो टर्निंग बैक. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लैंग्वेज डजंट मैटर, बट इट डज, क्योंकि दुनिया आपको उसी पहरे पर जज करती है. तो इंग्लिश मैटर्स अ लॉट. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 इज योर ड्रेसिंग सेंस. मैंने बहुत लोगों को देखा है, लड़कियों को देखा है इनफैक्ट, ग्रीन कलर की चप्पल पहन के, पिंक कलर का टॉप पहन के, फिर ब्राउन कलर का पैंट पहनेगी, बहुत सारे क्लिप्स सर पे लगा लेंगी, फिर रेड कलर की लिपस्टिक लगाएंगी. दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल. यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग, यू अंडरस्टैंड हाउ आर यू गेटिंग ड्रेस्ड, व्हाट इज द ओकेजन, एंड अकॉर्डिंगली यू प्रेजेंट योरसेल्फ. अब अगर आपको चार्मिंग बनना है तो नंबर 1 थिंग इज दैट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड आउटफिट. आउटफिट इज नंबर 1. नंबर 2 इज योर कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. नंबर 3 इज योर एटिकेट. एटिकेट एज इन, अगर मैं अभी ये कुछ पी रही हूँ और मान लो मेरा ध्यान नहीं है और ये ऐसे यहाँ से गिर गया, तो ये तो तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है क्या, तुमने ये गिरा दिया है यहाँ से. दिस इज इम्पॉर्टेंट. पीपल डू नॉट हैव इट. एंड द नेक्स्ट इज हाउ मच आर यू एबल टू बी अ गुड लिसनर. पीपल ऑलवेज फॉरगेट दिस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम भी बात कर रहे हैं, अगर हम कोई अंबानी की वेडिंग में अगर हम दोनों मिल जाते हैं, तो वहाँ तुम आके मुझसे बात करते, तुम मुझे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते. मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता और तुम जवाब देना शुरू कर देते हो. अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि आगे वाला इंसान तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हाउ कैन यू आंसर दैट पर्सन. You always have to be a good listener. The next is how do you treat the other person. So for example, अगर रूपम तुम अभी आए घर पे, तुमने पूरा सेटअप वेटअप करा. इमेजिन अगर मैं तुमको ब्लैक कॉफ़ी ऑफर नहीं करती, अगर मैं तुमको खाना ऑफर नहीं करती, अगर मैं तुम्हें पानी ऑफर नहीं करती, अगर मैं तुमसे 2 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकती, अगर मैं ये एटीट्यूड में रहती, रूपम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज़ तुम्हारा जो भी फटफट करो और वापस रवाना हो. इमेजिन. So how do you treat people is very important. So the kind of gestures do you give. Also, handshake is a very important thing. So now a very interesting point here is handshake अलग अलग तरीके के होते हैं, पर बेसिक हमेशा याद रखना. So if at all हम लोग ऐसा करें ताकि सबको दिखे, अगर हम लोग ऐसे स्ट्रेट हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अगर एक फर्म हैंडशेक कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. कूल. अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर मीटिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और तूने इनिशिएट किया है हैंडशेक, और अगर मैंने
तेरे हैंडशेक को इस तरीके से डोमिनेट किया है, इट मीन्स दैट आई एम डोमिनेटिंग ऑन यू एज अ पर्सन. मैं तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. बट इन दिस केस हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट अ न्यूट्रल सिचुएशन इज लेफ्ट हैंड लव, ऐसा पकड़ेगा एंड देन यू विल डू गुड टू मीट यू स्नेहा, like this. Okay. Samta. So all of these things are important. There would be people coming and shaking hand like this. हाँ, ये बहुत बार होता है. Yes, so this is called as dry fish shake hand. Dry fish as उसमें कुछ एनर्जी नहीं है. Corporates में this is the thing that you always have to make sure कि आपका consistency of grip क्या है. Temperature is also one of the keys. कि आपके हाथ का temperature क्या है. Are you sweating or not? If at all you are sweating, then you are nervous a bit. So temperature also matters. The grip matters. Grip matters ना. Grip matters. Okay. ऐसा है. Interesting है. बहुत इंटरेस्टिंग. बहुत interesting है. क्योंकि ना ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको ऐसा लगता है कि इस सारी चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है. Yeah. Okay, ये लर्न करने के लिए हमें जब टाइम मिलेगा तब हम करेंगे. तब हम करेंगे. Yeah. Exactly. TEDx का एक्सपीरियंस क्या था? Oh my God, don't ask me. So TEDx happened because I manifested about it. TEDx only, yeah. TEDx only happened. So there was a time when I was running my own social organization, which was called as Surge India International. And we spanned up to, I think, more than 26 countries in less than 5 months. So all of these things happened. And, that time there was this friend of mine from Bangalore. He was running his own plantation-based company, which was called as Triple Seeds or something. I'm not very sure about the name. Okay. So that guy called me up and he said that Sneha, one of my friend is doing TEDx here, so I want to recommend your name. Should I go? तो मैंने बोला, listen, I'm not very sure if I deserve this platform right now or not, because obviously मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया था. Very big. Yeah, exactly. तो मैंने बोला यार, मैंने सिर्फ अभी तक के सर्ज इंडिया ओपन किया है, थोड़े बहुत रिकॉग्निशंस जो मुझे मिले हैं वो मिले हैं, बट आई थिंक आई स्टिल नीड सम मोर टाइम टू गो देयर. तो इतना हुआ एंड देन ही वाज लाइक, ओके स्नेहा, लेट्स गिव इट सम टाइम मोर. मैंने उसको सामने से मना करा, but that day I manifested that Sneha, you deserve this and you are going to achieve it in the coming 1 year. I thought of this and it was the next year's time जब मुझे फोन आया जामनगर गुजरात से, and then there was this friend of mine जिसको मैं रोड ट्रैक में मिली थी पता नहीं बरसों पहले. That guy told me that Sneha, I keep on hosting TEDx talks here, so I want you to come because I've seen you growing and I've seen you evolving on your Instagram channel. I think it would be a great thing for you. तो मैंने बोला, ओके, यू रियली वांट मी टू कम? तो उसने बोला, ऑफ कोर्स स्नेहा. और मैंने उसको वहाँ से 3 दिन कंटिन्यूअसली पूछा. मैंने बोला, यू रियली वांट मी टू कम, यू रियली वांट मी टू कम, यू रियली वांट मी टू कम? एंड देन ही वाज लाइक, यस स्नेहा, आई वांट यू टू कम. That's how TEDx happened. I and my father, we both were not at all satisfied with respect to the talk that I delivered. I'm not recommending anybody of you to go and watch my talk, but if at all मुझे वापस चांस मिलता है, let's manifest again. I wish to go and I wish to deliver a talk soon. So I think that amazing was that experience was different. और जब आपको एक TEDx का टाइटल लगता है ना, TEDx स्पीकर का, your life change. It does change. So लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, और लीडरशिप में कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है? See, there's a very beautiful definition which recently my father's friend has given to my father, which was कि एक लीडर और एक बॉस में फ़र्क होता है. बॉस सिर्फ चाहता है कि मैंने जो ऑर्डर्स तुम्हें दिए हैं वो तुम करो. तुम ये मत कैलकुलेट करो कि तुम उस ऑर्डर्स को देने के बाद या अचीव करने के बाद में तुम ग्रो हो रहे हो, तुम नहीं हो रहे हो. वो एक बॉस के लिए मैटर नहीं करता है. बट फॉर अ लीडर इज somebody who try to build more leaders. So that's a very deep statement. एक लीडर वो होता है जो चाहता है कि मेरे तरीके से या मेरे काम करने से मेरे जैसे और कैसे मैं 10 लीडर्स बना सकता हूँ. So according to me, I think leadership is something which makes people realize their real potential and real capabilities. और वो हम नहीं कर पाते. नहीं कर पाए, काफी बार नहीं कर पाते. Yeah. So वो improve किया जा सकता है. 100%. Everything in this world that is existing could be improved. There are always scopes and chances to get improved. Okay. So yeah. Personal branding क्या होती है? Very interesting question. So everybody who's watching this video right now, let me tell you that I've recently
launched my own course on how to build an effective personal brand, and I don't know for what reason, but I've got tremendous responses. So everybody who was there into my course has seen a lot of big life changes into themselves. मैं खुद का self promotion नहीं कर रही हूँ honestly, but personal branding as and when I was growing by, I understood that आप हर जगह आपके parents का नाम लेकर नहीं जा सकते. It is essential for you to stand with your own individuality and with your own identity. So personal brand for me is simply as you, who you are, and what people speak about you when you are not in the room is called as personal brand. So for example, if I'm here today and you are not here, and if at all your team members are asking me कि तू बता स्नेहा तेरा रूपम के साथ में एक्सपीरियंस कैसा था, so whatever and however you have treated me in a certain way is something that I'll speak to your team members, right, which is very obvious. Correct. This is called as your personal brand. So when you are not in the room, what are people going to speak about you is called as a personal brand. कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है. So there was this podcast which I shot again with a 23-year-old guy जिसने अपना जर्नी जब वो 18 साल का था तब से स्टार्ट किया था. तो he was a complete tech guy, and you know he beautifully stated for a student who is coming from tech background, he stated that if at all you are a one room developer, भूल जाना कि तुम बिल गेट्स तक के या बिल गेट्स के जगह तक के पहुंच पाओगे. If you are not making it visible to your social platforms, on your social media platforms, there's literally no scope for you to develop and grow more, or to attract health, wealth, fame, success, whatever it is. And personal brand is not about self-promotion. People think that personal brand सिर्फ शाहरुख खान है, सिर्फ दीपिका है, सिर्फ अमिताभ बच्चन है, सिर्फ Bio Biceps है. It's not about that. It's also about the kind of consistency that you play in whatever industry you are in. And personal branding is something जहाँ पे लोग आपको आपके नाम और आपके काम से जाना है. और लोग आपको आपके नाम से तभी जानेंगे जब आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपका काम तभी अच्छा होगा जब आप उस काम में कंसिस्टेंट रहोगे. इसमें से एक भी चेन अगर आपने ब्रेक करी तो इट मीन्स दैट यू वुड बी फेलिंग एज क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड. बट काफी बार ऐसे भी बोला जाता है ना, कुछ लोगों ने बोला है कि अगर आपका एक एंड गोल है, आपको नहीं पता उसका पाथ कि उस तक कैसे पहुंचा जाए, बट आपको ये पता है कि आप जब स्मॉल बेबी स्टेप्स लोगे ना, तब आप अपने सब गोल्स में डिवाइड करना. राइट. फर्स्ट गोल तक जब पहुंचोगे, सब गोल तक, तब आपको बाकी के पाथ दिखेंगे. अच्छा ये है. करेक्ट. सो वो सब गोल बना के उसमें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप डायरेक्टली एक बड़ा सा एंड गोल बनाओगे, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले ही डर जाओगे. राइट. इतना बड़ा गोल मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, बता. बेबी स्टेप्स लोगे तब जाके आपको पाथ भी पता चलेगा. सो क्लैरिटी, अगर एंड गोल की आपको क्लैरिटी नहीं भी है, आपको सब गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए. करेक्ट. 100%. अदरवाइज गोल की भी नहीं है तो जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल गोल में आप ब्रेक कर पाओगे, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. Unless you have a clarity, you can't do that. No? Right. Amazing. So that is also there, and there's this very beautiful analysis which is called as why analysis. तो जब हम सब गोल्स को डिफाइन करने की बात करते हैं, मान लो आपके पास में एंड गोल है और आप उस एंड गोल को अचीव करने के लिए आप 10 स्टेप्स में उसको डिवाइड कर रहे हो, पर ये 10 स्टेप्स में आप उसको किस तरीके से डिवाइड करोगे, दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू डू अ वाई एनालिसिस. सो फॉर एग्जांपल, इफ स्नेहा टावरी विशेस टू बिकम एशियाज टॉप 10 बिजनेस वुमेन, ठीक है, आई वांट टू कम अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, तो वो मैं क्यों आना चाहती हूँ, मुझे एशिया की टॉप 10 बिजनेस वुमेन में ही क्यों आना है. अब मैं बोलूँगी कि क्योंकि मुझे उस लेवल का या तो बिजनेस क्रिएट करना है या इम्पैक्ट क्रिएट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, तुझे उसी लेवल का बिजनेस या इम्पैक्ट क्यों क्रिएट करना है. फिर मैं बोलूँगी कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरे से लोग इंस्पायर हो. तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि स्नेहा तू क्यों चाहती है कि तुझसे लोग इंस्पायर हो. सो इट्स बेसिकली ओनली दैट वन क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी देयर इन एवरी सिंगल थिंग दैट यू विश टू अचीव वुड बी व्हाई, ओनली व्हाई. अगर आपकी इतने सारे आपने वर्क करे, इतने सारे लोगों से मिले हैं, इतनी सारी बातें अपने अडॉप्ट करी है, सो आपके करियर में थ्रू आउट द जर्नी क्या क्या लेसन्स आपने अडॉप्ट किए, एंड वो एक अच्छा सा मैसेज भी हो सकता है अपकमिंग जनरेशन के लिए, जेंजिस के लिए स्पेशली. बाप रे, 23 साल के जर्नी को लाइफ लेसन्स में सम अप करना इज अ बिट डिफिकल्ट. ओके, number one thing that I would like all the Gen Zs to
kind of imbibe all of those things beautifully and strictly and concretely into their minds is कि it's very essential for any Gen Z to create his or her own personal brand. उसके बिना you cannot survive in the market. That's very true. अब आपको जितने सर्विस करने आप कर लो, you are free to do that. I won't elaborate this on much, but that is the number one thing. Number two is, if at all you are not having a clear, effective communication skill, you are going to end up yourself by just talking with yourself in a closed room. आप 10 लोगों से बात नहीं कर पाओगे. जब तक कि आप 10 लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक कि आप 10 विचारों को एक साथ में एनालाइज नहीं कर पाओगे. जब तक कि एनालाइज नहीं कर पाओगे, तब तक कि आपको ये नहीं समझेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. और जब तक आप वो नहीं समझोगे, तब तक शायद आप आपकी ग्रोथ को फिगर आउट नहीं कर पाओगे. और जब तक कि ग्रोथ को फिगर आउट नहीं कर पाओगे, तब तक कि शायद आप आपके गोल पे भी काम नहीं कर पाओगे. तो दैट्स अ ब्यूटिफुल चेन दैट गोज इन इफ इट ऑल वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इट स्टार्ट्स विथ अ बेसिक कॉन्वर्सेशन. और अगर आप कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना नहीं सीख पाए, तो देन देयर इज समथिंग मिसिंग, मेजर मिसिंग. एंड नंबर 3 इज रिलेशंस. मुझे लगता है Gen Zs are prioritizing a lot on temporary relations rather than focusing on real life long term relationships. May it be with your parents, may it be with your colleagues, or may it be with your family. I think it is the most important part. रिलेशनशिप को सस्टेन करना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड जिस दिन आपने लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, उस दिन शायद फिर आपको आपके गोल्स के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया लोगों से बनी है. और जब तक आप लोगों को हैंडल करना नहीं सीखोगे या लोगों के साथ में रिश्ते बनाना नहीं सीखोगे, तब तक कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते. तो 3 मेजर लाइफ लेसन्स यही है. एक मैं भी ऐड करना चाहूँगा प्लीज़. मैंने भी ये पॉडकास्ट की जर्नी में एक चीज़ सीखी कि जो भी आपकी वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है ना, जो भी आप सोच रहे हो, नहीं पता आपको कैसे करना है, नहीं आपके पास रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने सोचा है कि ये मुझे करना है. सो हम बहुत बार क्या करते हैं ना, सोचते रहते हैं, राइट, माइंड के माइंड में उसको रिजॉल्व करते हैं, प्लान बनाते हैं, बट वो भी माइंड में ही होता है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है इंटेंसिटी. सो एक चीज मैंने ये सीखी कि आप स्टार्ट करो. आप फेल हो गए, करेक्ट, यू जस्ट स्टार्ट. राइट, बस स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट. आपको नहीं पता ना वो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लो. राइट, आपको यूट्यूब करना है ना, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना. राइट, आप चैनल बनाओ, कंटेंट मत अपलोड करो, कुछ भी मत करो. जब आपको लगेगा कि पॉडकास्ट करना है, नहीं करना आता ना, खुद का एक छोटा सा वीडियो बनाओ. राइट, 10 वीडियो बनाओ, उसमें से एक तो अपलोड होगी, 20 बनाओ, एक तो अपलोड होगी. दैट्स ट्रू. फर्स्ट वीडियो एंड 20th वीडियो में आपका एक डिफरेंस रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, नो डाउट. सो जब आप 21st वाला वीडियो बनाओगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा. सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मैंने सीखी कि आप स्टार्ट करो, जो भी आपकी वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है, स्टार्ट करो, होगा वो. करेक्ट, स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, एंड जो भी आपने सारी बातें बताई वो ट्रू है. सो दैट वाज माय लर्निंग एंड बहुत सारे लेसन्स मैंने सीखा आपसे. बहुत इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट था, लोगों के लिए भी एंड मेरे लिए भी. थैंक यू सो मच. क्योंकि जो भी आपने बातें बताई ना, वो सारे आई मीन लाइफ लेसन्स है, ठीक है, वो सारे हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होने चाहिए अगर ग्रो करना है तो. ऑब्वियसली सबको ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है. सो मेरे लिए भी काफ़ी अलग लेवल के लर्निंग्स थी, अलग लेवल के टर्म्स थे, एंड जनरल जो बातें थी उसको भी आपने इतने सिंप्लीफाइड वे में बता दिया ना कि कोई भी जाके इम्प्लीमेंट कर सकता है अगर उसमें चाहत हो तो. Thank you. So, it was a wonderful podcast with you, स्नेहा. But मुझे आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना है. मुझे और भी बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है इन डेप्थ, क्योंकि सारे जनरल टॉपिक्स तो हमने टच किया, बट इन डेप्थ अभी तक नहीं गए, क्योंकि मुझे एक और पॉडकास्ट करना है अलग सेटअप करके, अलग वाइब क्रिएट करके, डन, एंड अलग कॉन्फिडेंस के साथ, डन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. Thank you so much. Thank you so much for inviting. It was amazing. बहुत दिनों के बाद मेरे मन का भड़ास बाहर निकला है. So a podcaster, interviewing another podcaster is always going to be memorable. Yes. So keep doing, and thank you so much for all of this. Thank you so much. Bye bye.